My dear friends, my dear students, and my dear brothers and sisters, I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, दैट इज मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान, उसका अर्थ था उसका इतिहास। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से अधिकांश लोग जो है इसके बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं, पहले से ही जान चुके हैं। चलिए उसको आज हम लोग जो है एक बार से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो कुछ हम लोगों का थोड़ा बहुत भूल गया है उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, आज हम लोग जो है इस कक्षा में, इस वीडियो के अंतर्गत जो है देखेंगे कि भारतीय संविधान का अर्थ क्या है और भारतीय संविधान जो है उसका इतिहास क्या रहा है, उसके बनने का इतिहास क्या रहा है, कब से बनना प्रारंभ हुआ, कैसे बना, किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा बना, कौन कौन सी समितियां थीं इसमें और उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। इन सब के बारे में हम प्रिय विद्यार्थियों आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए, आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। इससे पहले आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से और आप सभी प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो साथी हैं, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से उपलब्ध हो पाएँ, समय से आप देख पाएँ और सभी वीडियोज को देख पाएँ। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का अर्थ। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान का अर्थ है मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो है एक इंग्लिश शब्द कॉन्स्टिट्यूट प्लेस टुगेदर से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक सोच रखना। प्रिय विद्यार्थियों, जो संविधान है हमारा, संविधान शब्द को अंग्रेजी में, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है यह अंग्रेजी शब्द के कॉन्स्टिट्यूट प्लेस टुगेदर शब्दों से बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है एक सोच रखना या एक विचार रखना। अर्थात जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से अभिप्राय कुछ ऐसे नियमों, कुछ ऐसे कानूनों से है जिसमें जो है जो लोगों को एक प्रकार का सोच रखने के लिए तैयार करती है। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी देश के नागरिकों को जो है, किसी भी देश के समस्त नागरिकों को एक जैसा विचार रखने के लिए तैयार करती है। साथ ही साथ जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो किसी भी देश के जो वहाँ पे जो राज्य कर रही होगी सरकार, उस सरकार के लिए, उस गवर्नमेंट के लिए एक गाइडलाइंस का काम करती है। उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुच्छेद होते हैं, जो नियम कानून होते हैं, उसी नियम कानून के तहत ही कोई भी सरकार जो है किसी भी देश में राज्य करती है, किसी भी देश को चलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग इसके अर्थ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, Constitution is a written set of rules by which a country or state or organization is governed। तो प्रिय विद्यार्थियों, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन सेट ऑफ रूल्स है, अर्थात नियमों का, कानूनों का एक लिखित संग्रह है, एक लिखित समुच्चय है नियमों और कानूनों का, और उस समुच्चय के अनुसार
या उस नियमों और कानूनों के अनुसार जो है कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्न होती है। अर्थात यदि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को साधारण शब्दों में समझना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नियमों और कानूनों का एक समुच्चय है जिसके द्वारा कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी संस्था गवर्न होती है, संचालित होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ रूल्स बाय विच अ कंट्री, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड। प्रिय विद्यार्थियों, द नेक्स्ट definition is according to Merriam-Webster dictionary. According to Merriam-Webster dictionary, constitution is the basic principles and laws of nation, state or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it. तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग वेबस्टर डिक्शनरी की परिभाषा को देखें तो इसके अनुसार जो है कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ नेशंस। अर्थात जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, वो किसी भी राज्य का, किसी भी सरकार का या किसी भी सामाजिक ग्रुप का, सामाजिक समूह का क्या है? वो आधारभूत सिद्धांत है, नियमों का समूह है, सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार जो है वो नेशंस, स्टेट या सोशल ग्रुप्स जो है गवर्न होती है। अर्थात Constitution is the basic principles and laws of nations, state or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it। अर्थात जो संविधान होता है, जो संविधान में जो बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज हैं, जो आधारभूत सिद्धांत हैं, नियम कानून है, वे कानून जो है यह डिटरमाइन करते हैं कि सरकार के पास कौन कौन से शक्तियां होंगी, कौन कौन से उसके कर्तव्य होंगे। अर्थात सरकार की पावर्स को, सरकार की ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, उसको जो है निर्धारित किया जाता है। और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, उस समाज के, उस राज्य के, उस देश के जो नागरिक होते हैं उनको कुछ अधिकार भी प्रोवाइड करता है। अर्थात इट गारंटीड सर्टेन रूल्स, सर्टेन राइट्स टू द पीपुल इन इट। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वेबस्टर की डिक्शनरी को देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, Constitution is the basic principles and laws of a nation, state or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it। अर्थात जो संविधान है वह संविधान जो है आधारभूत सिद्धांतों और नियम, संविधान जो होता है, संविधान से अभिप्राय है आधारभूत सिद्धांतों और नियमों से, और जो कि किसी भी देश के लिए बनाया गया हो, किसी भी राज्य के लिए बनाया गया हो या किसी सामाजिक समुदाय के लिए बनाया गया हो, सामाजिक समूह के लिए बनाया गया हो, और जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि जो सरकारें होंगी, जो गवर्नमेंट्स होंगी, उन गवर्नमेंट्स की क्या ड्यूटीज होंगी और साथ ही साथ उनके पास क्या शक्तियां होंगी, पावर्स होंगी और उनके कर्तव्य क्या होंगे। और साथ ही साथ संविधान जो है उस देश के नागरिकों को, उस देश के पीपुल्स को जो भी जो है कुछ आधारभूत अधिकार देते हैं, सर्टेन राइट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग देखें तो संविधान जो होता है, संविधान किसी भी राष्ट्र का मार्गदर्शक होता है, संविधान के द्वारा गाइडलाइंस मिलती है और संविधान जो है मार्गदर्शन का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान जो है राष्ट्र का वह मार्गदर्शक है जिसे राष्ट्र अपने लिए चुनता है। अर्थात कोई भी देश जिस संविधान को चुनता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को चुनता है या जिस कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को बनाता है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के द्वारा वह राष्ट्र, वह देश गवर्न होता है। उसी संविधान के नियमों के द्वारा, उसी संविधान के लॉज, प्रिंसिपल्स या अनुच्छेदों के द्वारा जो है वो सरकार जो है किसी भी देश में राज्य करती है, किसी भी देश को चलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान वह राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें राष्ट्रीय उद्देश्य के संकेत मिलते हैं। अर्थात किस प्रकार से राज्य होगा तथा किस प्रकार से केंद्रीय तथा राज्य सरकार इन आदर्शों, मूल्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगी, इसका विवरण जो है इस दस्तावेज में होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों,
जो संविधान है वो क्या है, एक प्रकार का राष्ट्रीय दस्तावेज है। अर्थात संविधान क्या है, राष्ट्रीय दस्तावेज है। और यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जो हमारे नेशनल एम्स होते हैं, राष्ट्रीय उद्देश्य होते हैं, उसके संकेत मिलते हैं। अर्थात उसमें यह वर्णन होता है कि कोई भी जो है राज्य है, कोई भी देश है, वहाँ की जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, अर्थात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, वे किन किन आदर्शों, किन किन मूल्यों और किन किन उद्देश्यों को लेकर के चलेंगी, और उन आदर्शों, मूल्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करेंगी, इन सब का जो है वर्णन इस राष्ट्रीय दस्तावेज में होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, संविधान क्या है? संविधान वह राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें राष्ट्रीय उद्देश्य के संकेत मिलते हैं। अर्थात किस प्रकार से राज्य होगा तथा किस प्रकार से केंद्रीय तथा राज्य सरकार इन आदर्शों, मूल्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगी, यह इन सब का वर्णन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान के अंतर्गत किया जाता है, संविधान में होता है। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान में विधान पालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका जो कि राज्य के 3 अंग होते हैं तथा अधिकार क्षेत्र का विवरण होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जान रहे हैं कि किसी भी देश, किसी भी राज्य के 3 प्रमुख अंग होते हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव या विधान पालिका, एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका तथा जुडिशरी या न्यायपालिका। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो संविधान होता है, संविधान के अंतर्गत जो राज्य के 3 अंग होते हैं, इनके अधिकार क्षेत्र का विवरण होता है। अर्थात संविधान में इसका विवरण होता है कि विधान पालिका या लेजिस्लेटिव का क्या अधिकार क्षेत्र होगा, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का क्या अधिकार क्षेत्र होगा, और साथ ही साथ जुडिशरी या देश की जो न्यायपालिका है उसके क्या अधिकार क्षेत्र होंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, संविधान के अंतर्गत विधान पालिका दैट इज लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका दैट इज एग्जीक्यूटिव तथा न्यायपालिका दैट इज जुडिशरी, जो कि राज्य के 3 महत्वपूर्ण अंग, 3 प्रमुख अंग होते हैं, उनके अधिकार क्षेत्रों का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, संविधान में राज्य के निवासियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का भी उल्लेख रहता है। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा हम लोगों ने देखा कि जो संविधान होता है उसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, या फिर जो राज्य के 3 प्रमुख अंग हैं उनके अधिकार क्षेत्रों का वर्णन होता है। उनमें जो है उन सिद्धांतों, उन नियमों का वर्णन होता है जिसके द्वारा जो है कोई भी सरकार जो है गवर्न करती है या कोई भी सरकार देश को चलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इन सब नियमों, कानूनों, आदर्शों, अधिकार क्षेत्रों, ड्यूटीज, पावर्स के अलावा भी संविधान में उस देश के जो निवासी होते हैं, उस देश के जो सिटीजन्स होते हैं, जो उस देश के पीपुल्स होते हैं, उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख रहता है। अर्थात किसी भी देश के जो नागरिक हैं उनके क्या क्या प्रमुख अधिकार हैं, क्या क्या उनके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और साथ ही साथ उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, इनका भी वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में होता है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी देश का संविधान उस देश की सर्वोच्च निधि होती है और इसके ऊपर न तो कोई शक्ति होती है और न कोई सत्ता होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, संविधान जो होता है, किसी भी देश का जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वो उस देश का सबसे बड़ा, सबसे सर्वोच्च जो है निधि होती है। अर्थात संविधान सर्वोच्च निधि होती है किसी भी देश की, और उस संविधान के ऊपर, उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ना तो कोई पावर्स होता है, ना तो कोई गवर्नमेंट होता है, अर्थात ना तो कोई शक्ति होती है और ना ही कोई सत्ता होती है। तो कहा जाए तो कुल मिला के किसी भी देश का जो संविधान होता है वही सर्वोच्च निधि होती है, सर्वोच्च पावर वही होती है, और सर्वोच्च सत्ता भी संविधान ही होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, सरकार संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करती है तथा संविधान की मर्यादाओं में ही रहकर अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी गवर्नमेंट जो भी किसी भी देश में बनती है, वो गवर्नमेंट जो है, वो सरकार जो है, जो संविधान के अंतर्गत उसको
जो राइट्स दिए गए हैं, जो पावर्स दिए गए हैं, और उन्हीं पावर्स के द्वारा, उन्हीं शक्तियों के द्वारा, उन्हीं अधिकारों के द्वारा ही, उन्हीं अधिकारों के अंतर्गत रहकर कोई भी गवर्नमेंट अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करती है। प्रिय विद्यार्थियों, सरकार जो है, गवर्नमेंट या सरकार संविधान से जो उनको शक्तियां प्राप्त होती हैं, उन शक्तियों का प्रयोग संविधान की मर्यादाओं में रहकर ही अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी राज्य को शासित करने वाले समस्त सिद्धांत संविधान की परिधि में आते हैं। अर्थात किसी भी राज्य को, किसी भी देश को कैसे शासित करना है, उस पर कैसे गवर्न करना है, या जो भी गवर्नमेंट या सरकार होती है वो जो है देश या राज्य के ऊपर जो है जो शासन करती है, वो शासन करने के जितने भी नियम, जितने भी कानून या जितने भी संविधान होते हैं, जितने भी सिद्धांत होते हैं, सभी सिद्धांत जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की परिधि में आते हैं। अर्थात संविधान के जो नियम, कानून, राइट्स, ड्यूटीज़ हैं, उन्हीं के अनुसार ही किसी भी देश या किसी भी राज्य में शासन कोई भी गवर्नमेंट या सरकार करती है। प्यारे भाइयों बहनों, ये तो हो गया संविधान का अर्थ। अर्थात हम लोगों ने शॉर्ट में देख लिया कि संविधान क्या है, संविधान का अर्थ क्या होता है और संविधान में क्या क्या दिया गया होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसको प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का इतिहास क्या रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि भारत में स्वतंत्रता के पूर्व जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था। तो ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियां बनी। प्रिय विद्यार्थियों, जो ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, अपने हिसाब से शासन को चलाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित करते गए, और जो भी एक्ट पारित करते गए, वही जो एक्ट थे वो भारतीय संविधान के लिए विकास की सीढ़ियां बनी। अर्थात उसी एक्ट के आधार पर धीरे धीरे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान जो है बनना प्रारंभ हुआ। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है, इसका जो है, इसके बनने का प्रारंभ या इसका जो बेस है वो क्या रहा, वो ब्रिटिश काल की ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समय समय पर जो निर्गत किए गए, जो बनाए गए एक्ट रहे, वहां से भारतीय संविधान का फाउंडेशन स्टार्ट हुआ। वहां से जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ। वहीं से ही हमारे संविधान का इतिहास प्रारंभ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, 1773 अर्थात 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहला कदम उठाया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का पहला कदम उठाया। तो कुल मिलाकर हम लोग यह भी कह सकते हैं कि संविधान के क्षेत्र में, भारतीय संविधान के निर्माण के क्षेत्र में जो पहला कदम रहा, वो जो है क्या रहा, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस प्रकार से जो रेगुलेटिंग एक्ट बना 1773 का, वहां से हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के बनने का प्रारंभ या कहीं न कहीं से इसका बीजारोपण जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बीजारोपण 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय समय पर कई अपने नियम्स बनाती गई, वहाँ से जो है वो जो एक्ट बनाती गई, वही एक्ट जो है धीरे धीरे वहीं से प्रस्फुटन हुआ कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। और उसी के आधार पर जो हमारे देश की स्वराज पार्टी थी, उसने जो है सर्वप्रथम 1924 में संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, संविधान का विचार जो है सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के बनने का
जो स्टार्टिंग हुआ वो हुआ संविधान सभा की रचना के द्वारा, और संविधान सभा की रचना का जो है विचार जो है सर्वप्रथम 1924 में स्वराज पार्टी ने दिया था। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग कैबिनेट मिशन के बारे में जान रहे हैं। तो कैबिनेट मिशन जो है वर्ष 1946 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजा था, जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से भी जान रहे हैं। इस शिष्टमंडल में कैबिनेट के 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे प्रिय विद्यार्थियों? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारतीय सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और तीसरे मेंबर थे एवी अलेक्जेंडर जो कि एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर जो थे इस मिशन के 3 सदस्य थे, और इस मिशन को एक महत्वपूर्ण काम दिया गया था। इस मिशन को एक विशिष्ट अधिकार दिए गए थे। इसका अधिकार क्या था कि भारत को शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं की तलाश करना। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जान रहे हैं, और जब जो है देश में ऐसी स्थिति बनी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ऐसी स्थिति बनी कि अब जो है भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा, भारत को जो है स्वतंत्र करना पड़ेगा, उनका अपना उस देश में जो है स्वराज्य को स्थापित करना पड़ेगा, उनको जो है सत्ता को भारत को जो है हस्तांतरित करना पड़ेगा। तो ऐसे समय में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड क्लेमेंट एटली, उन्होंने जो है भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजा, जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन के भी नाम से जानते हैं। और ये जो शिष्टमंडल आया या ये जो मिशन था, इस मिशन का एक विशिष्ट अधिकार दिए गए थे, अर्थात इसका जो उद्देश्य था, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वे कौन कौन सी संभावनाएं हैं, इनके बारे में पता लगाना, उन उपायों और संभावनाओं को तलाशना ही कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य रहा, प्रमुख कार्य रहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, 1946 में कैबिनेट मिशन हमारे देश में आया, और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा कि भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने के लिए वे कौन कौन से उपाय और कौन कौन सी संभावनाएं होती हैं, उनकी तलाश करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैबिनेट मिशन ने अपनी संस्तुति जो दी, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कैबिनेट मिशन हमारे देश में आई थी, उसने जो है अपनी संस्तुतियां दी, और उन संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी कहते हैं, इसका गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की वो क्या रही कि कैबिनेट मिशन ने अपनी संस्तुति जो दी थी, उन संस्तुतियों के आधार पर जो है संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हमारे देश में जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। प्यारे भाइयों और बहनों, जो संविधान सभा था, उसके गठन के उपरांत जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, जब जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हो गया, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान का एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निर्वाचन जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। अर्थात जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, तो उसके तुरंत पश्चात ही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान सभा की कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। प्रिय विद्यार्थियों,
जब 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अनेक समितियों की नियुक्ति की। प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं कि वे कौन कौन सी प्रमुख समितियां थी। प्रिय विद्यार्थियों, वो समिति थी संचालन समिति, जिसके जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो उद्देश्य की प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों की नियुक्ति की, जिसमें से प्रमुख समितियां थी संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष हुए डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रिय विद्यार्थी, इन प्रमुख संविधान समितियों का जो है गठन हुआ। इसके उपरांत प्यारे विद्यार्थियों, BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी ने देखा कि जो प्रारूप समिति था, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 किया गया था, उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। अर्थात उसके जो प्रारूप समिति जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रिय विद्यार्थियों, कौन कौन से सदस्य देख लेते हैं। पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद जो अन्य सदस्य थे वे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और DP खेतान। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रारूप समिति था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इनके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और DP खेतान। कुल मिलाकर के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रारूप समिति बनी थी, उस प्रारूप समिति ने अपना विचार विमर्श किया और जो प्रारूप बनाया उसको जो है 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और संविधान के निर्माण में जो प्रारूप समिति ने संविधान निर्माण किया था, इस संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति ने 114 दिन बहस करके जो है कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में जो है हमारे देश के संविधान का निर्माण किया। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, जब संविधान का प्रारूप बनके तैयार हुआ, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को होती है और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल 25 भाग, 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल संविधान में कुल 22 भाग,
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मूल संविधान था उसके बाद जो है उसमें कुछ परिवर्तन हुए, कुछ संशोधन हुए, और उन संशोधनों के परिणाम स्वरूप आज के समय में, वर्तमान समय में हमारे संविधान में कुल 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1948 को पारित हुआ। अर्थात हमारे देश का जो संविधान था वो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित होता है और 26 जनवरी 1950 से यह प्रभावी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जो है प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसी उद्देश्य से मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश का संविधान प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और उसके साथ साथ ही चूंकि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है हमारे देश में लागू हुआ, तो हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो जाता है और जिसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों ने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसका अर्थ क्या है, और उसी के साथ साथ जो हमारे देश का संविधान, जो भारतीय संविधान है, इसका इतिहास क्या रहा, इसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसको देखा कि जो संविधान बनने का प्रारंभ कहाँ से हुआ, संविधान सभा का जो है निर्माण कब हुआ, और उसके बाद जो है उसके कौन कौन से संविधान सभा के द्वारा उसके कौन कौन से जो है समितियों का गठन हुआ, उन समितियों के प्रमुख अध्यक्ष कौन रहे, और उसके बाद जो है संविधान समितियों के अध्यक्ष के बाद हम लोगों ने देखा कि उसका प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति ने कितने दिनों में जो है संविधान का निर्माण किया, जो है कितने दिन उस पर बहस हुई, और उसके उपरांत हम लोगों ने देखा कि 26 नवंबर को जो है संविधान जो है वो 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान जो है लागू हो जाता है और 26 नवंबर को उसको स्वीकार किया जाता है। और इसीलिए जो है हम लोग 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में और 26 जनवरी को जो है हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे कि आपके सभी जो मित्र हैं, साथी हैं, वे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। और साथ ही साथ आप चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियो समय से उपलब्ध हो पाएँ, आप समय से सभी वीडियो को देख पाएँ, आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आपका कोई सुझाव है, कोई समस्या है, कोई सलाह है, तो आप कमेंट्स के रूप में हमको आप अपने सुझाव दे सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप कमेंट के द्वारा आप अपने सुझाव दीजिए, अपने प्रश्नों को रखिए। आपके सुझावों का बहुत बहुत वेलकम है। आपके जो प्रश्न होंगे उनका जवाब दिया जाएगा, आपके सुझावों का अनुपालन किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक and share the video, also comment upon the video and subscribe the channel, also press the bell icon.